लोग ध्यान देंगे। टुडेज टॉपिक इज क्वांटम नंबर, चैप्टर नंबर 2। शुरुआत करता हूं क्वांटम नंबर से। मुझे बताइएगा, मैंने आपको उस दिन एक बात सिखाई थी, क्वांटम नंबर बेसिकली होते क्या है। मैंने कहा था क्वांटम नंबर्स बेसिकली सेट है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, अबाउट इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसकी हेल्प से वी कैन फाइंड आउट कुछ चीजें। पहला, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दूसरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तीसरा, किस ऑर्बिटल में है। चौथा, उस ऑर्बिटल की शेप क्या है, और शेप के साथ साथ उसकी डायरेक्शन इन स्पेस क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओरिएंटेशन। डायरेक्शन इन स्पेस क्या है, ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ क्वांटम नंबर्स। कितने लोगों को ये बात, बेसिक बात समझ आ गई? व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? Basically, these are the set of information or the values which helps us to find out few information about the electron। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बारे में पता करना, उसकी जानकारी देना, उसका सब कुछ लिखा चिट्ठा, जैसे कहते हैं ना, जानकारी लेनी हो उसके बारे में, तो वो किसकी हेल्प से ले सकते हैं? हम क्वांटम नंबर्स की हेल्प से ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था आपको, किसी इंसान को जानना है, तो उस इंसान को जानने के लिए आप पहचानते नहीं हो उसको, और किसी से कहा कि मुझे उस इंसान से मिलना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मुझे कृषांत से मिलना है, और मैंने ये बात दीपांशु से पूछी। दीपांशु वॉज गुड फ्रेंड ऑफ कृषांत, तो दीपांशु ने कहा सर ऐसा है, कृषांत जो है उसको स्पेक्स लगे हुए हैं, हाइट उसकी लगभग 5 फीट और 9 इंचेस है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, और कवि नगर में रहता है, और स्कूल में पढ़ता है, ये उसकी क्लास है, ये उसका सेक्शन है। जनरली आपको ग्राउंड में दिखाई देगा खेलते हुए, फुटबॉल खेलता है। ठीक है, अब मुझे सारी डिटेल्स मिल गई। अब मैं इन सभी डिटेल्स की हेल्प से बताओ क्या कृषांश को फाइंड आउट कर पाऊंगा या नहीं? यस कर पाओगे सर, बहुत आसानी से फाइंड आउट कर पाऊंगा। ठीक है ना? कारण क्या है? मुझे वो सारी डिटेल्स पता है जो कि कृषांश को आइडेंटिफाई करने के लिए जरूरी थी। बिल्कुल सिमिलरली, एक इलेक्ट्रॉन को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एवरी इलेक्ट्रॉन हैज इट्स ओन आइडेंटिटी, and that identity can be easily classified on the basis of few set of information, and those set of information are known as quantum numbers। और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है? वो इलेक्ट्रॉन किस लोकेशन पे है, उसके अंदर एनर्जी कितनी है, ज्यादा है, कम है, वो किस ऑर्बिटल में पाया जाता है, और उस ऑर्बिटल की शेप और ओरिएंटेशन क्या है। इससे पहले कि मैं क्वांटम नंबर बताऊं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दो टर्म होती हैं बच्चों, एक होता है ऑर्बिट और एक होता है ऑर्बिटल। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने? एक है ऑर्बिट और एक है ऑर्बिटल। ऑर्बिट कुछ नहीं है, ऑर्बिट वो पाथ है जिस पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, जिस पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व, चलता है, रिवॉल्व करता है। ठीक है, और जो ऑर्बिटल की हम बात कर रहे हैं, ऑर्बिटल, जब हम ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो ऑर्बिटल बेसिकली क्या है? ऑर्बिटल वो एरिया है, वो रीजन है जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। इसको मैं एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझाता हूं, कुछ बच्चों को खेलने का बहुत शौक है, ठीक है, वो हमेशा बच्चे किसी ना किसी तरीके से बंक मार के ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। अब एक टीचर क्लास में आई, उससे दूसरी टीचर ने पूछा कि ये बच्चा आपकी क्लास में है? तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो क्लास में नहीं है। कहते कहाँ से गया? उसने कहा मैम मुझे पता नहीं, हो सकता है पीछे वाले दरवाजे से, पीछे वाले रास्ते से। कहाँ कहाँ पे मिलेगा? उसमें हमने कहा ये पक्का है कि वो मिलेगा ग्राउंड के अंदर। ठीक है, अब वही बच्चा एक बार टीचर के सामने सामने निकल रहा था, भाग रहा था ग्राउंड की तरफ। टीचर ने कहा मैम वो इस रास्ते से ग्राउंड गया है। आप मुझे बताओ, जितने भी रास्तों की यहाँ बात हो रही थी, वो रास्ते कौन थे?
ऑर्बिट ऑर्बिट। और जो स्पोर्ट्स ग्राउंड था वो यहाँ पर क्या था? ऑर्बिटल यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने वाला एरिया क्या कहलाता है? ऑर्बिटल। और वो जो रास्ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है। और ये बात हेजनबर्ग ने प्रूव की थी कि जो आपका ऑर्बिट होता है, ये बात पक्की बात है कि इलेक्ट्रॉन्स गोल गोल घूमते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की घूमने की ओरिएंटेशन हमेशा ऐसी फिक्स हो ये जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे भी घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे भी घूम सकते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ ऐसे भी घूम सकते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। सभी को समझ आ गया? एंड दिस मूवमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स इज नोन एज ओरिएंटेशन, यानी कि स्पेस में ये किस तरीके से अलाइंड है। क्या ये एक्स वाई प्लेन में है, क्या ये वाई जेड प्लेन में है, क्या ये जेड एक्स प्लेन में है? तो ये सारे के सारे प्लेन्स आर सिंपली डिपिक्टिंग द ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। आई होप आई एम क्लियर टू एवरीवन। यस। कोई बच्चा जिसे डाउट हो? आदित्य, अवनी, एनी डाउट बेटे? नो सर। नो सर। एनी अदर स्टूडेंट? प्रतीक, कृषांश, दिवस, दिव्य? नो सर। दीपांशु? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। नो। अब नाउ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर को समझने के लिए सबसे पहला जो क्वांटम नंबर आता है बच्चों, दैट इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं डिनोट? n से। ये इसका नोटेशन है, याद रखना। ठीक है। और जनरली किसी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली किसी एनर्जी लेवल को डिपिक्ट करता है। किसको डिपिक्ट करता है? एनर्जी लेवल को। जैसे आपने पढ़ा था क्लास 9th में KLMN शेल, याद है? यस। और KLMN के लिए एक इंटीजर वैल्यू दी जाती है, आपको याद होगा इंटीजर वैल्यू। n इज इक्वल टू 1 K शेल के लिए होता है, n इज इक्वल टू 2 L शेल के लिए होता है, n इक्वल टू 3 M शेल के लिए होता है, n इज इक्वल टू 4 N शेल के लिए होता है। याद है या नहीं? यस सर। सभी को याद है? यस भैया। तो अगर मुझे n की वैल्यू पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से मुझे क्या चलता है पता है? पहली बात तो ध्यान रखना, एनर्जी लेवल याद रखिएगा। फर्स्ट चीज क्या चलती है पता? एनर्जी लेवल, वो भी किसका? एक शेल का। एनर्जी लेवल ऑफ अ शेल मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। क्यों? मुझे n की वैल्यू की हेल्प से आई कैन सिंपली से दैट इट बिलोंग्स टू K शेल, L शेल, M शेल और N शेल। अगर मुझे n की वैल्यू पता है तो जो बच्चों ने पहले पढ़ा था कुछ फॉर्मूलाज थे, बताओ। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पर्टिकुलर, जल्दी बताओ कहां कहां पे आप एनर्जी निकाल सकते हो? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? अरे फॉर्मूला भूल गए? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। समझ गए n की इंपॉर्टेंस? मुझे n पता होगा तो मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकाल सकता हूँ। जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा वो ये फॉर्मूला याद कर लेंगे। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर शेल इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, फॉर्मूला क्या होता है? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू जेड। जेड यहाँ पे होता है एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे बेटे, जैसे मान लो मुझे कह दिया हाइड्रोजन, और मुझे कह दिया इस हाइड्रोजन का थर्ड शेल, एज्यूम कर लेता हूँ, और मुझे कहा एनर्जी निकालो, तो क्या करूंगा? एनर्जी इज इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10 की पावर -18। हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है? एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका? 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या लूंगा? एन मतलब थर्ड शेल, एन की वैल्यू 3 ले लूंगा। कितने लोगों को ये कहानी समझ आ गई? क्लियर टू ऑल? कैन यू रिपीट? यस, आई कैन रिपीट। मैंने कहा कि आपको क्वेश्चन में कह दिया हाइड्रोजन आपको दे रखा है और इसके एक इलेक्ट्रॉन जो कि थर्ड शेल में मौजूद है, आपसे कहा गया एनर्जी कैलकुलेट कर दो उस इलेक्ट्रॉन की। तो आप क्या करोगे? एनर्जी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या लगाओगे? -2.18 इंटू 10 की पावर -18 इंटू फॉर्मूला में क्या होता है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और जेड यहाँ पे क्या होता है बच्चों? एटॉमिक नंबर। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1।
ठीक है, तो आपने क्या कर दिया 1 का स्क्वायर अपॉन नीचे कितना आ गया 3 का स्क्वायर। एम आई क्लियर टू ऑल? Excuse me, भैया। यस रोशनी। भैया, it is -18 or -19? -18, ऑलवेज -18। मैंने तो -19 लिखा हुआ है नोटबुक में। किसने लिखवाया? स्कूल में भी ये लिखवाया था शायद दैट साहब। इज 21.8 इन 10 का -19। बेटा ये -2.18 है, ध्यान से देखो इसको। ओके। आगे की बात करते हैं। एनर्जी निकाल लिया आप लोगों को, एनर्जी निकालना आ गया। अगर मुझे एनर्जी निकालना आता है तो मुझे एक चीज और निकालनी आती है, रेडियस। जिन बच्चों को रेडियस का फॉर्मूला याद है बताइए जल्दी से, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस? कैसे निकालते हैं रेडियस? A0 into n² z। रेडियस ऑफ पर्टिकुलर ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है Rn इज इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या था? A0 into n² z, where the value of A0 is 52.9 into 10⁻⁻12। 52.9 into 10⁻⁻12 into n² z। n²/z। तो ये बात समझ आ गई। अब नहीं कैसे निकालेंगे, यहाँ पे n और z पता है। मान लो मैंने कह दिया थर्ड ऑर्बिट के लिए निकालो रेडियस, निकाल पाओगी? हीलियम के लिए मैंने तो बोल दिया He+k सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस निकालो, निकाल पाओगी बेटे? नहीं निकाल पाओगी? जल्दी बोलो। अब नहीं निकाल लूंगी। यस सर। क्या क्या गिवन है, जल्दी बोलो क्या क्या गिवन है मुझे इस बार। मुझे z गिवन है क्या? z कितना है हीलियम का? z कितना होता है? 3। एटॉमिक नंबर 2 है ना, 2 होता है ना, आपने लिख दिया 2। एटॉमिक नंबर को बोलते हैं z बेटा, ठीक है। और इसमें जो आपको n दिया हुआ है, n ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है? सेकंड ऑर्बिट है। तो z भी 2 है, n भी 2 है, उठा के फॉर्मूले पुट कर दो, आंसर आ गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई मेरी? एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। सभी को समझ आ गया? प्लीज रेज योर हैंड क्विकली अगर ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्लियर हो गया आपको तो। दिवस, रोशनी, विदुषी क्लियर है? रोशनी एंड प्रतीका लेफ्ट। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो ध्यान रखिएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर की हेल्प से हम एक चीज और निकाल सकते हैं जो क्लास 9th में सीखा था आपने। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर शेल। किसी एक पर्टिकुलर शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं? दिस वी आल्सो कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n²। क्या फॉर्मूला होता है? 2n², जहां पे n हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इंटीजर वैल्यू को, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शेल को। एम आई क्लियर टू ऑल? यस सर। बोलो। यस सर। तो अगर मैं बेटे इसमें आपसे पूछूं व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के शेल, जल्दी बोलो। सर 2। क्या? 2 into 1 का स्क्वायर। कितने लोग को ये बात समझ आ गई? 2। के शेल व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फॉर के शेल? n इज इक्वल्स टू 1 है ना। तो हमने क्या पुट कर दिया? 2n² में पुट कर दिया, ये आ गया 2। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एल शेल? 4 एल के लिए 8 n की वैल्यू क्या हो गई? 2। फॉर्मूला क्या हो गया? 2n² दैट इज इक्वल्स टू 2 into 2 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया? एम आई क्लियर टू ऑल? यस भैया। यस समझ आ रही है? तो Yes. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें शेल के बारे में जानकारी देता है, और शेल के बारे में जानकारी होती है तो हम बहुत सारी चीजें इससे कैलकुलेट कर लेते हैं। हम इससे एनर्जी लेवल निकाल लेते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में या ऑर्बिटल में, और उसके साथ साथ हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर शेल में कितने होते हैं ये भी हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद जो नेक्स्ट क्वांटम नंबर आता है, सेकेंड क्वांटम नंबर, इसको बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और सब्सिडरी क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर। प्राइमरी कौन है? प्रिंसिपल। सेकेंडरी कौन सा है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एल से।
जैसे एन से किसको डिनोट करते हो आप? एन से आप सर, लैम्प से एन से शेल को, एन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो, तो एल से किसको रिप्रेजेंट करते हो? सेकेंडरी, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर को आप एल से रिप्रेजेंट करते हो। अब देखो मैं आपको इसका एक और छोटा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कविनगर एक शेल है, क्योंकि बड़ी चीज क्या होती है? शेल। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल। जैसे कविनगर एक शेल है, उस शेल के अंदर अलग अलग आपके ब्लॉक्स हैं, के ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक, ठीक है। तो ये जो के ब्लॉक, एम ब्लॉक, एन ब्लॉक है, ये उस शेल के अंदर है, तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? सब शेल बोलेंगे या नहीं? मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ऑलवेज अ शेल हैज सब शेल्स। शेल के अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं। एम आई क्लियर टू ऑल बच्चों? एम आई क्लियर टू ऑल? तो ऑब्वियसली बात है, शेल और सब शेल में बड़ा कौन होगा? बताओ जल्दी से। Shell. ऑलवेज शेल, बिकॉज फादर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सन। शेल में से सब शेल निकला है, ठीक है। शेल के अंदर सब शेल है, तो ऑलवेज सब शेल शुड बी स्मॉलर देन दी शेल। ये वैल्यू याद रखना, हमेशा भूलना मत इस बात को। अब पहली चीज जो एल की वैल्यू, इसको एल जो कह रहे हैं, एल हमें क्या हेल्प कर रहा है बताने में? पहली बात याद रखना, नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन शेल। क्या हेल्प करने में, क्या बताने में हेल्प कर रहा है? नंबर ऑफ सब शेल, पहली चीज। दूसरी बात, कितना एंगुलर मोमेंटम है, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग अभी। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल, इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रखना एंगुलर मोमेंटम का। आप लोग लर्न करना, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। L इंटू एल प्लस वन मल्टीप्लाई में h अपॉन अंडर रूट 2 पाई। h अपॉन 2 पाई बाहर होता है, अंडर रूट एल, एल प्लस वन अंदर होता है, अंडर रूट। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? पहली चीज ये क्या बता रहा है? ये हेल्प कर रहा है बताने में नंबर ऑफ सबशेल्स। दूसरा क्या कैलकुलेट करने में हेल्प कर रहा है? ये एंगुलर मोमेंटम। तीसरा ये क्या हेल्प कर रहा है बताने में? शेप ऑफ वेरियस सबशेल्स। जितने भी आपके सबशेल्स हैं, उन सबशेल्स के बारे में बताने में कौन हेल्प करता है? उन सबशेल्स की शेप क्या होगी ये बताने में कौन हेल्प करता है? दिस पर्टिकुलर क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम। ठीक है, क्या कहानी है? धीरे धीरे सारा क्लियर करता हूँ। सर, बोलिए बोलिए बोलिए। सर h upon for a second. अच्छा, h अपॉन 2 पाई। ये सर वो अंदर है रूट के या बाहर है? बाहर, रूट से बाहर। रूट में सिर्फ अंडर रूट एल एल प्लस वन है। ओके सर। चलिए अब ध्यान समझिए जरा एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एन, बताओ एल से एन और एल के बीच में क्या साइन होना चाहिए? मैथमेटिकल कौन सा साइन एन और एल के बीच में आना चाहिए? Sir, n is greater than L. बहुत बढ़िया, n इज ग्रेटर देन, बट इट कैन नेवर बी इक्वल। इक्वल कभी नहीं हो सकता, याद रखना। आ रहा है? दिस इज अंजलि, आई थिंक अंजलि, कभी भी एन एल के बराबर नहीं हो सकता बेटा। शेल और सबशेल सेम नहीं हो सकते। फादर कैन नेवर बी इक्वल टू सन। ठीक है, लेकिन Yes. एल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? एन जो एल होता है, इट कैन बी इक्वल टू एन माइनस वन। कितने लोग को ये बात समझ आ रही है? एल की अगर हम इक्वल टू वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो सकता है? इट कैन बी वन लेस देन दी शेल। ये बात समझ आ रही है? Yes, भैया. ये मत भूलना, ये बात कोई नहीं भूलेगा। एल की मैक्सिमम वैल्यू एन माइनस वन होती है और एन की वैल्यू हमेशा एल से बड़ी होती है, बिकॉज एन इज योर शेल एंड एल इज योर सब शेल। एन इज कविनगर एंड एल इज के ब्लॉक, एम ब्लॉक, एल ब्लॉक। याद रहेगा? ये स्कूल मत लिख के आना कविनगर और के ब्लॉक एम ब्लॉक, ये एग्जांपल है खाली। ठीक है, अब मैं जानता हूं, अब एल की कुछ वैल्यूज आप लोग अभी याद करेंगे मेरे साथ। एल की कुछ वैल्यूज है 0, 1, 2, 3। वैल्यू तो 4, 5 भी हो सकती है, लेकिन बच्चों आज तक जो वैल्यू मैक्सिमम डिस्कवर हुई है ना, वो
3 तक हुई है, 3 तक। अभी तक जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन हम फिल कर रहे हैं वो 3 तक फिल कर रहे हैं। अब इनके नाम याद करना शुरू करो आप लोग साथ साथ मेरे। जब L की वैल्यू 0 होगी तो आप बोलोगे एस सब शेल। क्या बोलोगे? एस सब शेल। जब L की वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा? P सब शेल। L2 है तो क्या हो जाएगा? D सब शेल। और L3 होगा F तो वो subshell। क्या हो जाएगा? F F सब शेल। 4 के लिए G कहते हैं, लेकिन अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ। एम आई क्लियर? और 5 के लिए H, ये भी अभी डिस्कवर नहीं हुआ, लेकिन जानकारी के लिए आप लिख सकते हो। H सब शेल 5 को कहते हैं, L इक्वल टू 5। L इट इज नॉट N, इट इज L। मेरी बात समझ आ रही है? L की वैल्यू 0 होगी तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाना चाहिए कि S सब शेल इस्तेमाल हो रहा है। L की वैल्यू, एक्सक्यूज मी सर, आप बोलिए। सर जैसे अगर मैक्सिमम वैल्यू 3 है एल की, तो एन की मैक्सिमम वैल्यू 4 ही होगी बहुत डिस्कवर्ड जो बढ़िया, है। बहुत बढ़िया। अभी तक जो डिस्कवरी कॉन्फ़िगरेशन भी हम फिल करते हैं बेटे, उसके अंदर हम जो n की वैल्यू इस्तेमाल करेंगे, अभी आपको सिखाऊंगा अभी कि किस तरीके से अभी तक हम खाली f सब शेल को इस्तेमाल कर पाए हैं, क्यों, और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से हम g सब शेल को इस्तेमाल नहीं कर पाए। अभी बताऊंगा, डोंट वरी। अभी ये क्लियर है? यस भैया। क्वांटम नंबर्स आप लोगों का बिल्कुल टिप्स पे करा दूंगा अगर आप लोग ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे तो। कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में छोड़ नहीं सकते आप, अगर आपको ये ध्यान से समझ आ रही है बात मेरी। अब मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो ध्यान से समझना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये लिखा हुआ आ गया कि n इज इक्वल्स टू 1, आपसे पूछा बताओ इसके पास कौन कौन से सबशेल होने की पॉसिबिलिटी है, तो आप आंसर क्या लिख कर आओगे? n इक्वल्स टू 1 है तो l की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? l जो होता है n से छोटा होता है ना, बताओ 0। क्या होगा? l की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम इस पर्टिकुलर के लिए? l इक्वल टू 0, यानी कौन सा सबशेल? S। ये कितने लोगों को बात समझ आ गई? प्लीज रेज योर हैंड वंस। अगर मेरी ऊपर वाली बात समझ आ गई होगी तो ये बात तुरंत समझ आ गई होगी आप लोगों को। n की वैल्यू गिवन है, इससे तुरंत मैं क्या निकाल सकता हूँ? n से छोटा क्या होता है? l की वैल्यू। तो अगर n 1 है तो l कितना हो गया? 0। अब नहीं, एम आई क्लियर? आदित्य क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन चेंज करता हूं। मैंने कहा मेरे पास n की वैल्यू 3 है, बताओ l की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है? 1 2। Sir, 0, 1, 2. वेरी गुड, वेरी गुड। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई 0 1 2 वाली? सभी आ गई, क्लियर है सर। 0 1 2? अगर 0 1 2 क्लियर है तो ऑब्वियसली पता है कौन कौन से सबशेल पॉसिबल है? S सबशेल पॉसिबल है, P सबशेल पॉसिबल है और D सबशेल पॉसिबल है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मैं बोल रहा हूं n इज इक्वल्स टू 4 है तो l की वैल्यू बोल दो, जल्दी बोलो। 0 1 2 3, यानी कि S भी पॉसिबल है, P भी पॉसिबल है, D भी पॉसिबल है, F भी पॉसिबल है एज पर क्वेश्चन। मगर क्या असल में SPDF सबशेल्स मुझे n इक्वल टू 4 में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? ये कारण आगे बताऊंगा। अभी के लिए आप सिंपल सीख रहे हैं तरीका। n3 आपने l निकाल दिया, n4 आपने l निकाल दिया। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ओके। Yes, sir. अब एक बात ध्यान से सुनना, अब ध्यान से एक बात सुनना। एस सबशेल की शेप क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, हम लोगों में ध्यान समझिएगा। अगर एक सेंटर है, मैं सेंटर ड्रॉ कर देता हूं, ये एस की शेप होती है बच्चों, ध्यान रखना, स्फेरिकल। क्या शेप है एस की? स्फेरिकल। स्फेरिकल क्यों है? इसके पीछे भी रीजन है। आपने एक्सिस बना दिए एक्स वाई और ये क्या हो गया? जेड। ठीक है। जो एस सबशेल है ये स्फेरिकल इसलिए है क्योंकि मैं जनरली यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढ रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां पे मिल रहा है। तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि जितनी प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की इस पर्टिकुलर एक्सिस में है, उतनी ही इस 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 एक्सिस में। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? आप किसी भी एक्सिस पर जाओ, अगर इसको मैथमेटिकली समझाऊं तो बेसिकली स्फेयर क्या होता है? स्फेयर एक ऐसी 3 डायमेंशनल पोजीशन होती है जो स्पेस में सेंटर के रेस्पेक्ट में मैं लोकस ड्रॉ कर देता हूं। और लोकस क्या होता है? एक ऐसी बाउंड्री जिस बाउंड्री पर सारे के सारे
इक्वल पॉइंट्स लाई कर रहे होते हैं सेंटर के रेस्पेक्ट में, यानी कि सेंटर के रेस्पेक्ट में जितनी दूरी इसकी है उतनी दूरी इसकी है, उतनी दूरी इसकी है, उतनी दूरी इसकी है, इसकी 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 सबकी दूरी बराबर है। तो अगर मैं इस पूरी सरफेस को कवर करूं तो बताओ क्या शेप लेके आएगा ये, जल्दी बोलो। स्फीयर। स्फीयर, क्योंकि 2 डायमेंशन होता तो क्या निकलता, सर्कल। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, तीनों एक्सिस की। तो बताओ ये कौन सी शेप बनाएगा 3D में, बॉल, स्फीयर। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई? ये बहुत ध्यान समझना, ये बुक्स में कहीं नहीं लिखा हुआ, समझने की जरूरत है। एस स्फेरिकल इज सिमेट्रिकल, पहली बात याद रखना। सिमेट्रिकल शेप कौन सी होती है तीनों एक्सिस के रेस्पेक्ट में, स्फीयर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी तीनों एक्सिस में, ऑल 3 एक्सिस इज इक्वल, इसीलिए एक पर्टिकुलर शेप बनती है इसकी और खाली एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिटल, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर में, एस सबशेल के अंदर खाली एक ही ऑर्बिटल बनता है। Sir, I didn't get it. क्या क्या चीज समझ नहीं आई ये बताओ Sir, ये possibility equal कैसे होती है? बेटा। जब मैं, अब इसे समझो, अब मैं इस पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स को ढूंढ रहा हूँ बेटे, है ना। इन इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। अगर मैं एक्स की तरफ चल रहा हूँ तो भी उतनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है उस इलेक्ट्रॉन के पहुंचने के लिए। वाई पे चल रहा हूँ तो भी उतनी दूरी ट्रेवल करनी पड़ रही है। जेड पे चल रहा हूँ तो भी उतनी दूरी ट्रेवल कर रही है। इट मींस मैं किसी भी एक्सिस में जाऊं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग इज इक्वल और डिफरेंट, टेल मी। इक्वल। तो इसका मतलब इन तीनों एक्सिस के लिए अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देयर शुड बी वन डायग्राम which will include all the 3 possibilities and the best way to denote that is by the help of a sphere। इसीलिए एस सबशेल की फॉर्म क्या होती है, स्फेरिकल होती है। और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली देखा भी कि एस सबशेल को एटॉमिक लेवल पे देखा गया तो उसकी शेप कैसी आती है, स्फेरिकल शेप आती है। ओके सर, क्लियर है? तो Yes. एस सबशेल एक ही फिगर से, एक ही ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है। इसीलिए ध्यान रखना एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल आपका ड्रॉ होगा, जो अभी पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ठीक है, एस सबशेल के बाद जो नेक्स्ट आपका सबशेल आता है दैट इज योर पी सबशेल। कौन सा, पी सबशेल। और पी सबशेल की जो शेप होती है वो होती है डम्बल शेप। एस की शेप क्या थी, स्फेरिकल, पी की शेप क्या होती है, डम्बल। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ड्रॉ किया गया और ऐसा पाया गया जैसे मान लो एक मैंने प्लेन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा पाया गया कि इस पर्टिकुलर प्लेन के पहुंचते पहुंचते जो इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है एट द पॉइंट ऑफ प्लेन, ये क्या हो रही है, कम हो रही है। इसीलिए ये मान लो हमने ड्रॉ कर दिया पी वाई, ये वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया, तो वाई एक्सिस पर पी सबशेल की शेप कैसी बनी, डंबल की तरह। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे बनाऊं तो एक्स पर इसकी शेप कुछ ऐसे बनेगी। हाँ या ना, मेरी बात समझ पा रहे हो आप लोग? Yes. जो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन पी वाई में नहीं मिलेगा। ये मानते हो या नहीं मानते हो? अरे जो इलेक्ट्रॉन पी एक्स में है, क्या वो इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की पी वाई में होगी? नहीं सर, हो ही नहीं सकती, चांसेस ही नहीं है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन आपका पी जेड में है, बताओ क्या उसकी प्रोबेबिलिटी पाए जाने की पी एक्स या पी वाई में होगी? No, sir. नो, पॉसिबल ही नहीं है। आप बोलोगे सर इसकी शेप डंबल क्यों बनाई है? हमने बनाई नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट करी है। तो पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन पी में होता है वो कुछ ऐसी तरीके की प्रोबेबिलिटी बनाता है कि इस पर्टिकुलर एरिया में, इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो कि पर्टिकुलर प्लेन के पास, इमेजिनरी प्लेन के पास पहुंचते पहुंचते कन्फाइंड होता है। फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी बिलो द प्लेन भी रखता है, चाहे वो प्लस एक्स माइनस एक्स हो, प्लस वाई माइनस वाई हो, प्लस जेड माइनस जेड हो। यहाँ प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है, और कोई इसका मतलब नहीं है कि प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी नहीं होती। प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो अगर मैं इसको प्लस वाई एक्सिस मान रहा हूं तो साइन कन्वेंशन के लिए ये माइनस वाई हो गया।
अगर मैं इसको प्लस z मान रहा हूं तो ये माइनस z हो गया, अगर मैं इसको प्लस x एक्सिस मान रहा हूं तो ये माइनस x एक्सिस हो गया। मेरी बात समझ आ रही है? सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई। पूछ लीजिए। सर हम 9th तक तो इलेक्ट्रॉन के जब शेल्स बनाते थे वो गोल गोल बनाते थे, वो तो खत्म हो गई सब 9th। शेल, सर सब शेल के अंदर कैसे अरेंज्ड होते हैं? बेटा एक्चुअली जो आपको दिखाई जा रही थी 9th में वो एक ओवरऑल पिक्चर थी। असल में जो एटम बन रहा है, एटम के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सब शेल है, और सब शेल के अंदर ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जहां वो रोटेट कर रहे होते हैं, जहां वो घूम रहे होते हैं। ठीक है, अभी वो भी हम पढ़ेंगे क्या है ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट। क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई कि पी सब शेल क्या है, एस सब शेल क्या है? यस सर। Yes, sir. ये हमारे, आप मुझे बताओ पी सब शेल के पास कितने ऑर्बिटल होने जरूरी है? No. कितने ऑर्बिटल पी के पास जरूर होंगे? मुझे 3 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? अरे 3 शेप बन रही है, ऑब्वियस सी बात है। Yes. 3 एक्सिस में अलग अलग प्रोबेबिलिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑर्बिटल भी कितने होंगे? 3, क्योंकि व्हाट इज ऑर्बिटल? वो एरिया जहां पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। एक्स में अलग प्रोबेबिलिटी आ रही है, वाई में अलग आ रही है, जेड में अलग आ रही है। तो तीनों के अंदर प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, इसलिए तीनों को आपको क्या लेना पड़ेगा? 3 ऑर्बिटल पी के अंदर, हाँ या ना? यस भैया। इस कंसेप्ट को अभी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आप लोग एक काम करेंगे, इस कंसेप्ट को एक बार आप दोबारा से रिवाइज करें।